यहाँ पर जो इंसिडेंट ऑफ रेज हुई वो कहाँ पड़ती है, मिरर पर, और मिरर पर पड़ने के बाद वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, फोकस से होकर के जाती है। इसी तरह से दूसरी जो रेज ऑफ लाइट है वो रेज ऑफ लाइट कहाँ से होकर के जाती है, पुनः फोकस पर स्कैटरिंग टाइप की करती है, मतलब कि उसको सामान्य तौर पर हमें कह सकते हैं कि फोकसिंग करती है, जिसे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें उस पर दिखाई दें। ऐसी कंडीशंस में जो इसका ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इमेज, जो नेक्स्ट रेज हमारी रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, उन दोनों के आपस में इंटरसेक्ट करने से बनता है। कि एक तो रेज आपकी इंसिडेंट की मेन जो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट था, और दूसरा हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से फोकस से फिर मिरर पर पड़ती है, और मिरर पर पड़ने के लिए पुनः वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जब पुनः रिफ्लेक्ट होती है तो जो आपने पहली पोजीशन देखा था इंसिडेंट ऑफ रेज, दूसरी पोजीशन ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेज से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और वह इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट बाय द सेकंड कंडीशंस ऑफ मिरर इमेज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अब यहाँ कॉनकेव मिरर में आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट आपका ए बी के नाम से था वह मिरर के द्वारा जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो ए डैश बी डैश के रूप में है, जिसका एरो हेड बी डैश है, और टेल्स पोर्शन जो उसका है वो क्या है, ए डैश के रूप में है, और इसकी स्थिति कहाँ दिख रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में दिख रही है। अब इनकी पोजीशन की बात करते हैं कि ये तो इमेज फॉर्मेशन हुआ, इमेज तो आपकी बन गई कहाँ, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन गई। इमेज कैसी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज के लिए पहली शर्त रियल है। रियल का मतलब वास्तविक। अब वास्तविक से आप क्या समझते होंगे कि जो चीज हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे, क्योंकि अभी फिजिक्स के विषय में हमने बताया फिजिकल, प्रैक्टिकल एंड कैपेबल के विषय में, जिसको हम एक्चुअली क्या करते हैं, बाय कैलकुलेशंस वेरीफाइड कर लेते हैं। तो सेम कंडीशंस में रियल का मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे, वास्तविक हो। अब उसके बाद क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब कि वस्तु के विपरीत दिशा में हो, उल्टा हो। सेम कंडीशन में डिमिनिश्ड, अगर वस्तु मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिलो 1 सेंटीमीटर, मतलब कि जितना आपने बड़ी वस्तु लिया है उससे बहुत छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा, और वह छोटा प्रतिबिंब डिमिनिश्ड लाइक एज ए नेग्लिजिबल दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इज द फंडामेंटल ऑफ रेज ऑफ लाइट इन अकॉर्डिंग टू द लाइट इवेंट्स। लाइट इवेंट्स में बहुत मायने रखता है कि रेज इंसिडेंट कहाँ से होती है, फिर रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, और इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट होने का एक सीधा सा माध्यम है मिरर और लेंस, चाहे वो मिरर से हो रही हो या फिर लेंस से हो रही हो। कोई बच्चे कहते हैं क्या एक ही में मतलब इसमें जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट हो रही है, तो ऐसा नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों जितनी कल्पना आप कर सकते हैं। इन द केस ऑफ काउंटेबिलिटी, जिसको आप गणना करना मानते हैं, उतनी रेज एक समय इसमें इंसिडेंट होती हैं और उतनी ही रेज रिफ्लेक्ट भी होती हैं। अब बात इस चीज की है कि इन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लाइट हम यहाँ एक इमेज को क्या मानते हैं, एक एग्जाम्पल मान करके चलते हैं कि ये घटना ऐसी होती होगी, इस पर हमने विचार किया, जिसका एक मॉडल फिगर हमने यहाँ पर दिया। जबकि कोई एक ही रेज इंसिडेंट नहीं होती है, ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, और उनके डिफरेंट पिक्चर्स हमें दिखाई देते हैं लाइक एज ए इमेज। तो आपने दूसरी घटना में देखा कि यहाँ की पोजीशंस क्या थी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रहेगा लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। और इसमें इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर पोजीशन क्या रहेगी इमेज की, कि कहाँ इमेज बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड डिमिनिश्ड, माने बहुत छोटा होगा, लाइक एज ए नेग्लिजिबल। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन पर आते हैं। तीसरी अवस्था होती है कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं
तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपको फिगर में यहाँ दिखाया जा रहा है कि ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रेज इंसिडेंट करती है, रेज इंसिडेंट करने के बाद मिरर्स पर पहुंचती है और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही निकल रही होती है, क्योंकि बाय नेचर है इसका कि जितनी भी रे ऑफ लाइट हैं वो मैक्सिमम फोकल लेंथ या फोकस से ही होकर के रिफ्लेक्ट होंगी। दूसरी रेज हमने कल्पना किया कि जो मेन एक्सिस के नीचे है वो कहाँ जा रही होगी, वो एक्चुअली इंसिडेंट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट रेज होती है। अब रिफ्लेक्ट रेज और इंसिडेंट रेज का डिस्टिंग्विश हम उसके एरो हेड से कर सकते हैं। एरो हेड की कंडीशन ये होती है कि कभी कभी हमें इन चीजों को दिखाने के लिए एक साथ दो एरो को जोड़ना होता है, कि उसमें हम दिखाते हैं कि रेज ऑफ लाइट हमारी इंसिडेंट भी कर रही है और इसी पाथ से रिफ्लेक्ट भी कर रही है, क्योंकि ऐसी कोई एक किरण नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में है। तो यहां से इंसिडेंट करने वाली रेज जो भी मिरर पर पड़ेगी, मिरर पर पड़ने के तुरंत बाद वह फोकस से रिफ्लेक्ट होते दिखेगी और फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के वो अपने सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई इमेज फॉर्म करती हुई दिखेगी। उसी घटना को यहाँ पर सामान्य तौर पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड इवेंट है, लाइक एज ए तीसरी घटना है, जिसको हमने लिया है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अब उसके बाद फिर इमेज की पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन होती है सीसी, हमने शॉर्ट में नोट कर दिया है, सीसी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुनः इसकी इमेज भी फॉर्म हो जाती है, अर्थात जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था आपका, वहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये इमेज भी फॉर्म करता है और लगभग सेम साइज में होता है। तो नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं तो रियल होगा, वास्तविक, इन्वर्टेड होगा माने उल्टा होगा, और दूसरी सेम साइज होगा मतलब कि इक्वल टू ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल दैट कि हमने 3 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट लिया, तो उसका इमेज भी इस घटना में 3 सेंटीमीटर का बनेगा। और ये सदैव ध्यान रखना कि रेज इंसिडेंट करने वाली कभी भी रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस से ही होकर के निकलती है, और इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ रेज एंड इंसिडेंट ऑफ रेज, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। तो ये तीसरी अवस्था हो गई। इसी के साथ चौथी अवस्था में हम देखते हैं कि चौथी कंडीशन हमारी होती है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होने पर ये रेज इंसिडेंट करती है, रेज इंसिडेंट करने के बाद फोकस से होकर के निकलती है। नेक्स्ट रेज की बात करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली क्या होती है, मिरर से आती हुई दिखाई देती है, और जो ये फोकस से आने वाली रेज थी इन दोनों को इंटरसेक्ट करती हैं आपस में एक दूसरे से लड़ जाती हैं। इंटरसेक्ट माने काट देना, और वही इमेज फॉर्म हो जाती है। इस तरह से ऑब्जेक्ट को सदैव ए और बी के रूप में दिखाया जाता है। तो इमेज उसका जो होता है ए डैश बी डैश के रूप में दिखा देते हैं। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि चौथी कंडीशंस में भी इमेज पोजीशन क्या होती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, और इसकी पोजीशंस क्या होती है इमेज की, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर बनता है इमेज। अब उसके नेचर क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अभी तक आप देख रहे थे डिमिनिश्ड हो रहा था, तीसरी अवस्था में सेम साइज आया, लेकिन चौथी अवस्था में क्या हुआ, मैग्नीफाइड होने लगा, अर्थात आवर्धित होने लगा, वस्तु से बड़ा बनने लगा। तो ये चौथी अवस्था में आपने देखा। अब इसके बाद फिफ्थ कंडीशन में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने बताया कि कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 पोजीशन होती हैं, 6 तरह से इमेज फॉर्म होता है। तो इसका फिगर हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 4 फिगर के माध्यम से आप लोगों ने पोजीशंस जान लिया कि इंसिडेंट ऑफ रेज क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसको हम हाइपोथेट्स करते हैं, हाइपोथेट्स मीन्स परिकल्पना, और उसी के आधार पर इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्मेशन के पोजीशंस भी बताए गए कि इमेज किस स्थान पर बनती है,
उसका नेचर क्या होता है, दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और इनको हमें लर्न करने के साथ साथ काफी टाइम रिवाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि एट रैंडम कोई भी कंडीशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है पेपर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सुटेबल आंसर देना होगा। स्पेशली आपको जो है यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज की बात की जाती है और कभी कभी तो नेचर ऑफ इमेज दे करके पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप वेरीफाइड रहें कि हमें क्या आंसर देना है, किस परिस्थिति में देना है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, उसका इमेज कहाँ होगा। तो आइए अब देखते हैं पांचवी कंडीशन क्या है, एट द फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ चला आया, फोकस पर आ गया। अब फोकस से जब इंसिडेंट ऑफ रेज होगी तो जाहिर सी बात है कि वह पुनः रिफ्लेक्ट होकर के भी फोकस से ही आना चाहेगी। तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि उसकी जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइटी से होती है। इनफाइनाइटी जैसे कहने का मतलब कि आप अपने बिल्कुल पास में शीशा रख लीजिए, चेहरे से सटा के रख लीजिए, तो क्या आपको उसकी इमेज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो जब नहीं दिखाई देगी तो उसको हमने क्या कल्पना कर लिया, दैट इज इनफाइनाइटी। तो वहां इमेज पोजीशन क्या हो गई, इनफाइनाइटी हो गई। भाई जब मिरर हमारे चेहरे से सटा हुआ है तो कौन उसमें इमेज देखेगा। तो ऐसी कंडीशंस में इनफाइनाइटी पोजीशन ऑफ इमेज हो गई और जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साथ में एक्सट्रीम्ड मैग्नीफाइड होगा। एक्सट्रीम्ड मैग्नीफाइड वर्ड किया गया यूज कि मतलब बस उसे कहीं बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इनफाइनाइटी पर हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। सामान्य तौर पर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिए और 100 सेंटीमीटर का इमेज फॉर्म हो रहा है तो हम उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते। इस नाते हमने उसके लिए यूज किया वर्ड एक्सट्रीम्ड मैग्नीफाइड, मीन्स इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत बड़ा इसका इमेज बन सकता है। इसी तरह से जो छठवीं कंडीशन होती है वो बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो बिटवीन द फोकस एंड पोल की बात करते हैं कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ चला आया, फोकस और पोल के बीच में चला आया। अब फोकस और पोल के बीच में आने पर तो इमेज पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड द मिरर। बियॉन्ड द मिरर का मतलब कि मिरर से थोड़ी दूरी पर ही बनेगा, मतलब कि फोकल लेंथ के बीच में ही बनेगा। फोकस और पोल के बीच में ही इमेज बनने की संभावना हो जाएगी और उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कल्पित, जिसे हम ये कहते हैं कि जो हमें वास्तविकता से फेस ना हो, वास्तविक रूप में न दिखाई दे, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं केवल कल्पना करना, झूठी बात को मानना। दैट इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड का मतलब कि वह सीधा होगा और मैग्नीफाइड माने बहुत बड़ा होगा। तो सामान्य तौर पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी नेचर ऑफ इमेज की बात हम कर दे रहे हैं कि ये वर्चुअल और इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड की कंडीशंस दिखाएगा। तो ये 6 स्थितियां होती हैं कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। अब इसके बाद कुछ बच्चों को हो सकता है शिकायत हो कि नहीं फिगर नहीं बनाया गया, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में फिगर भी दे रहे हैं और फिगर के साथ साथ हम इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की बात कर देते हैं, जिससे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप यहाँ पर प्रमुख रूप से देखते हैं कि किस सारी चीज को क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो मेन एप्लीकेशन अभी स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि जब किसी छोटी वस्तु को बड़ी से बड़ी देखना हो, स्पष्ट देखना हो, लेजर बीम जो होती है वो सामान्य तौर पर रेज बीम होती है और उस रेज बीम को परफेक्टली जांचना हो, देखना हो, किसी वस्तु को स्पष्ट तौर पर हम देखना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमें कॉनकेव मिरर की जरूरत होती है। जैसे आप बाइक चलाते होंगे, बाइक चलाते समय आप देखते हैं कि सामने वाले वस्तु हमें दिख जाए क्योंकि हम स्पीड में होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में कोई छोटी वस्तु हो, अचानक आने वाली वस्तु हो, तो हम उसका बड़ा सा फिगर देख लेते हैं, प्रतिबिंब देख लेते हैं, तो बात हमें समझ में आ जाती है कि भाई अगला हमारे रास्ते पर आ रहा है तो हम अपनी स्पीड डाउन कर लें। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे इन द केस आप सेविंग आप कर रहे हैं तो सेविंग करने की अवस्था में भी होता है छोटी वस्तु को क्लियरिटी हो, स्पष्ट दिखाई दे, इस नाते हम सेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर को ही यूज करते हैं और इसका एक सीधा सा मतलब बाहरी सिरा पॉलिश किया होता है। कभी भी आप घरों में देखते होंगे शीशा टूटता है
जो आप शेविंग मिरर की बात करते हैं तो पीछे की साइड में देखते हैं रेड कलर या कुछ इस तरह से कलरफुल आपका पेंट जैसा लगा रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो कलर्ड पोजीशंस के द्वारा ही उसको हम कॉनकेव के नेचर का बदल देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इमेज फॉर्मेशन थी वो कॉनकेव मिरर का क्लियर हो गया होगा, और कहीं भी कुछ शेष रह गया होगा तो आप अपने मैसेज के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को बताया जाएगा, और इसी के साथ साथ आपका क्लियर कॉन्सेप्ट फिजिक्स में रखा जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बंद करो जी।